हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रिस्टल ऑल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में। सो आवर टॉपिक इज नेशनल इनकम। ओके, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी तक हमने जो स्टडी की थी वो किसकी की थी? माइक्रो इकोनॉमिक्स की। मैंने आपको चैप्टर 1 में समझाया था। ओके, चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में डिफरेंस। और वो एक माइक्रो लेवल पे थी जिसमें हम इंडिविजुअल से डील कर रहे थे। बट नाउ इन दिस चैप्टर when we are talking about national income means, नाम से ही पता चल रहा है, टोटल कंट्रीज इनकम की डिटर्मिनेशन हम अपने इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक टर्म। तो देखो आप, मैक्रो जो है वो एक ग्रीक टर्म से आया है जिसका मतलब होता है मैक्रोस, विच मीन्स large. Okay, so what does it mean? It means large. In context of macroeconomics, large means economy as a whole. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम economy as a whole की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको डील किया जाता है। Macroeconomics is defined as a branch of economics which studies macro issues. Means जो कंट्री लेवल पे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे वो इश्यूज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ओके, सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. It studies such economic questions that concern a welfare of all resident of a country. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इकोनॉमिक क्वेश्चंस से हम कंसर्न करते हैं जो कि हमारे कंट्रीज के रेसिडेंट वेलफेयर की बात होती है. दीज क्वेश्चंस आर लाइक ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और ये क्वेश्चंस हम कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, रेसिडेंट्स के लिए ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में टोटल जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, कंज्यूमर इंडेक्स नंबर क्या चल रहा है. ओके, सो इन सब चीज़ों को हम डील करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. एंड द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, और द प्रॉब्लम ऑफ depression, lack of demand for goods and services across different sectors of economy and so on. Macroeconomics is also study how government can improve. Macroeconomics में हम ये भी पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट कैसे इम्प्रूव करेगी स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री के ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेट को कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन करेगी गवर्नमेंट. तो हम देखते हैं कि इनकम स्टेबिलिटी अगर इकोनॉमी में नहीं होती है, इन केस अगर कोई पर्सन रिच है तो वो रिच होता जा रहा है और कोई पुअर है तो वो पुअर होता जा रहा है, एक बैलेंस सिचुएशन नहीं मेंटेन हो पा रही है. सो इस केस में क्या होगा, आपका इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी अराइज होगी. सो हम वन बाय वन इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to unending flow of activities of production, income generation, expenditure involving different sectors of economy, the producers and the household in particular. So students, हम यहाँ पे टू सेक्टर मॉडल की अगर बात करें जिसमें कि आता है फॉर्म एंड हाउस होल्ड, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो कि कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म हो रही हैं, साथ ही साथ इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर्स जो कि हम इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में कर रहे हैं, बट इसमें कोई भी गैप नहीं है. इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट. ओके, ईच एक्टिविटी इज कॉज एज वेल एज द कंसिक्वेंस ऑफ अदर एक्टिविटी. हर एक एक्टिविटी दूसरे के कॉन्सिक्वेंस में होता है. प्रोडक्शन इन द प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स जनरेट्स इनकम फॉर हाउस होल्ड. तो जो प्रोडक्शन है प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स में वो इनकम जनरेशन करेगा किसके लिए? हाउस होल्ड्स के लिए, विच आर ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और हाउस होल्ड्स किसके ओनर माने जाते हैं? हमारे एफओपीज के. एफओपीज रेफर्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन.
सो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि टू सेक्टर मॉडल में जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर है, और उस पर जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो कौन करेगा? फर्म करेगा। एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड जनरेट डिमांड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो अगर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स करता है तो ये फर्दर प्रोडक्शन की डिमांड को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देगा। Accordingly, the income generation and expenditure keep chasing each other like three dots continuously moving in a circle. तो वही चीज़ मैंने बताया कि इनकम जो जनरेशन है और एक्सपेंडिचर है वो एक दूसरे को चेस करते रहते हैं, जैसे कि वो एक सर्कुलर फ्लो में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ओके, हर इकोनॉमी में 3 एक्टिविटीज नेवर स्टॉप। कोई भी इकोनॉमी आप देख लीजिए, 3 एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कभी भी स्टॉप नहीं होंगे, इट विल गो फॉर एवर। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम, टर्म्स ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर्स इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, 3 कौन सी ऐसी चीज़ मैंने बताई जो हमेशा चलेंगी, जो कि नेवर एंडिंग है? सबसे फर्स्ट चीज़ है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी इकॉनमी है उसे रन करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट है। क्या विदाउट गुड्स और सर्विसेज हम रह पाएंगे? बिल्कुल यस, रह तो लेंगे, बट इट इज़ वेरी बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव वी कैन से। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ आती है जनरेशन ऑफ इनकम। तो अगर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे तो ऑब्वियसली इनकम भी जनरेट होगी इकोनॉमी में। विदाउट इनकम जनरेशन क्या होगा? लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ आती है एक्सपेंडिचर। अब हम इनकम जनरेशन को यहाँ पे कैसे पढ़ते हैं? हम इनकम जनरेशन को यहाँ पे पढ़ते हैं FOPs के रिस्पेक्ट में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता होगा जब हम कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो ये माना जाता है कि हम कुछ इनपुट लगा रहे हैं, और वो इनपुट इकोनॉमी में मेनली हम 5 चीज़ों को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मेनली 4 है आई थिंक। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड से क्या होगा? रेंट अराइज होगा। लेबर से क्या होगा? वेजेस। कैपिटल से क्या अराइज होगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या कमा के ले आने वाला है? प्रॉफिट। तो ये 4 चीज़ें मेनली जनरेशन ऑफ इनकम का एक सोर्स माना जाता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं हमारे FOPs, जो कि एज अ इनपुट हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग अ आउटपुट। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग आती है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर जो आपका होता है वो इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, वी कंज्यूमर्स, हम क्या करेंगे? वी कंज्यूमर्स बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर आवर ओन बेसिक नीड्स। ओके, सो व्हाट वी कैन से दैट आर purchasing goods and services is what we are doing? consumption expenditure। हम consumption expenditure कर रहे हैं for the things which are consumables के लिए consumption expenditure किया जा रहा है। but on the other hand if I say कि 2 sector model है, और यहाँ पर हाउस होल्ड को मैंने बताया था क्या होता है। हाउस होल्ड यहाँ पे FOPs का ओनर होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो FOPs का ओनर तो है, बट उसको भी तो कैपिटल की ज़रूरत है, और उस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन आता है? फर्म आती है पीछे से। फर्म कहती है हाउस होल्ड को, नॉक नॉक, क्या मैं आपको कुछ पैसे की हेल्प कर सकती हूँ? हाउस होल्ड कहता है यस, मुझे तो नीड है ही। फिर क्या होता है? फर्म यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर करती है उसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और ये किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझ आया? सो दीज एक्टिविटीज आर द लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी इन एक्टिविटीज के बिना जो है सरवाइव नहीं कर सकती। ठीक है, आगे देखते हैं। It is difficult to trace the beginning of these activities and it is impossible to predict their end production. अच्छा, ये कह रहा है कि हमें इन एक्टिविटीज़ का बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों को ही ट्रेस करना बहुत
डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर फ्लो वेरिएबल्स, क्योंकि वी नो दैट इनकम और एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं बच्चों हमारे, ये फ्लो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। ये मतलब कि इनमें कोई ब्रेक नहीं होता, इट इज कॉन्टिन्यूस। दीज हैव बीन इन एग्जिस्टेंस लाइक अ सर्कल विदाउट बिगनिंग और एन एंड। मैंने बताया ना, फ्लो कंसेप्ट है मतलब कि विदाउट एनी ब्रेक, इट इज अ कॉन्टिन्यूस फ्लो। एक सर्कल की तरह, सर्कल का आपको कहीं भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं मिलता है। हमने मैथ्स में पढ़ा है कि सर्कल इज अ पॉइंट जहाँ से हम कोई भी ऐसा पॉइंट, कई सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन सर्कल फॉर्म होता है, एंड सर्कल हैज़ नो एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि ये फ्लो कंसेप्ट है, हम इसको बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट को ट्रेस नहीं कर सकते। उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स सर्कुलरिटी ऑफ फ्लोज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमारे फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में जो है एक सर्कुलरिटी चल रही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स इन इकोनॉमी। In fact, production, income and expenditure are three phases of circular flow of economy. और देखा जाए तो ये 3 phases होते हैं circular flow of economy के। Moving ahead, अब देखिए यहाँ पे आपका phases of production है। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहला फेज है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज बन रहा है, ओके। फिर यहाँ पे यू कैन सी ये फर्स्ट फेज है बच्चे, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज बन रहा है, ओके, प्रोड्यूस हो रहा है। फिर दूसरा फेज आएगा जहाँ पे आप क्या करेंगे, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जहाँ पे आपको क्या होगा, इनकम जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और फिर तीसरा फेज आएगा आपका जहाँ पे डिस्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम होगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिस्पोजिशन करेंगे। तो मेनली 3 फेजेस होते हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं, ओके। सो सबसे पहला फेज होता है हमारे पास, that is phase of production। phase of production, so production रेफर करता है वैल्यू एडिशन, ठीक है। when the wood worth 5000 is converted into chairs worth 10,000। देखिए अगर आपने 5000 के वुड्स का यूज करके एज अ इनपुट 10,000 का चेयर प्रोड्यूस कर दिया एज अ आउटपुट, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन हुआ है। आपने वुड में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, राइट, कुछ ऐसे एडिशंस किए हैं जिसकी वजह से वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो व्हाट वी कैन से कि वैल्यू एडिशन, और यही प्रोडक्शन है। सो देयर इज वैल्यू एडिशन ऑफ 5000 का वैल्यू और ऐड किया गया है, तो दिस इज व्हाट प्रोडक्शन मीन्स। और यही समझाना चाह रहे हैं हम कि प्रोडक्शन इसी को कहते हैं। फेस ऑफ प्रोडक्शन इन सर्कुलर फ्लो मीन्स प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर, यानी कि जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर कुछ वैल्यू ऐड करता है अपना, तो उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। प्रोड्यूसिंग सेक्टर हायर्स परचेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड हु आर द ओनर ऑफ दीज फैक्टर। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं समझाने जा रही हूँ, 2 सेक्टर मॉडल में हम इसे पढ़ रहे हैं, ओके। सो सबसे पहले जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर वो क्या करेगा, या तो हायर करेगा यानी कि लीज पे लेगा, रेंट पे, या फिर परचेज करेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एफओपीज को। या तो क्या करेगा, भाई आपको कोई चीज़ प्रोड्यूस करना है तो आपको पास इनपुट्स होने चाहिए। इनपुट्स के लिए मैंने बताया 4 इनपुट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो वो क्या करेगा, इन एफओपीज को या तो लीज पे लेगा या फिर परचेज करेगा, इन केस हाउस होल्ड से, ओके। और हाउस होल्ड क्या है, हाउस होल्ड है ओनर ऑफ दीज फैक्टर्स, यानी कि इन इनपुट्स का ओनर कौन है, इसकी ओनरशिप हाउस होल्ड के पास है। द फैक्टर इनपुट्स आर यूज्ड अलॉन्ग विद नॉन फैक्टर इनपुट्स, रॉ मटेरियल। अब आपने फैक्टर इनपुट्स लिया, फिर कुछ नॉन फैक्टर इनपुट्स भी लेने पड़ेंगे प्रोडक्शन के लिए, तो रॉ मटेरियल ले लिया हमने। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, हमने पढ़ा है यूटिलिटी कंसेप्ट। देयर इज नो एंड ऑफ ह्यूमन वांट्स, स्कार्सिटी आ गया यहाँ पे दोबारा से कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, सो देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, राइट। अकॉर्डिंगली देयर इज नो एंड
इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो वो इस एग्जाम्पल से ये समझाना चाह रहा है कि जैसे ह्यूमन वांट्स की डिमांड अनलिमिटेड होती है, वैसे ही प्रोडक्शन जो है वो भी आपका नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है फेजेस ऑफ इनकम जनरेशन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इनकम जनरेशन के फेजेस कितने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर रेंडरिंग द फैक्टर सर्विसेज टू प्रोड्यूसर्स, द हाउस होल्ड गेट फैक्टर पेमेंट, रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, वेजेस फॉर लेबर एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर। मैंने आपको बताया था कि हमारे 4 FOPs हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड से हमें रेंट, ओके, रेंट की पेमेंट करना होगा। कैपिटल से क्या होगा? इंटरेस्ट, वेजेस, और कहाँ से अराइज होगा? लेबर से, और प्रॉफिट होगा एंटरप्रेन्योरशिप से। अगर हम सर्विसेज रेंडर करते हैं, फैक्टर सर्विसेज अगर हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को दे रहा है, तो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स मिलेंगे। हाउस होल्ड्स को क्या मिलेगा? अगर हाउस होल्ड ने 5 फैक्टर सर्विसेज दिए, लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, किसको दिया? फर्म को दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्म क्या करेगा? हाउस होल्ड को पेमेंट करेगा, लैंड के बदले में हाउस होल्ड को रेंट दे देगा, और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देगा, लेबर के एक्सचेंज में वेजेस देगा, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट्स देगा। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो दीज आर फैक्टर इनकम्स। इनको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम्स, ओके। सो इन फेज 2 सर्कुलर फ्लो देयर इज जनरेशन ऑफ इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एज अ कॉन्सिक्वेंस, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो फेज 1 में हुए हैं, नाउ वैल्यू एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम, और वो फेज 2 में वैल्यू एडिशन होके फैक्टर इनकम में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये एक पूरा जो है माइंड मैप आपको अपने दिमाग में तैयार रखना है कि हाँ, 2 सेक्टर मॉडल है, एक तरफ हाउस होल्ड है, एक तरफ फर्म है। हाउस होल्ड ओनर्स है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, और फर्म क्या करेगी? उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर हाउस होल्ड से वो जो है प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, और जैसे ही प्रोडक्शन वो करेगी तो फैक्टर इनपुट्स का यूज़ करके फैक्टर आउटपुट्स, जो भी आउटपुट्स हैं वो प्रोड्यूस करेगी, और उसके बदले में जो फर्म है वो हाउस होल्ड को क्या देगी? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, प्रॉफिट। और हाउस होल्ड से उसको क्या प्रोड्यूस करने को मिलेगा? फैक्टर इनपुट्स की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे से स्टार्ट करेंगे फेज ऑफ डिस्पोजिशन से। तब तक के लिए रिवाइज अगेन एंड अगेन इसे रिवाइज करिए, एंड अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी एनीथिंग, सो आप डाउट पूछ सकते हैं। इवन हमारे फ्री बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस करेंगे उतना बेनिफिट आपको प्लस आपके और फ्रेंड्स को मिलेगा। सो विद दिस टॉपिक we are going to end our class, and next class में we will continue. Till the time, bye bye.